ये कहानी है नीमखेड़ा नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे, लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। समीर, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया, एक युवा इंजीनियर था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आई। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। समीर उन लोगों के पास गया। रामू काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा समीर, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर ये गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहां बिजली हम नहीं काटते, यहां की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी इन अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहां है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। समीर की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। रामू काका ने बड़ी गंभीर नजरों से समीर को देखने लगी। बेटा, तुम यहां नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो, उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। काका, मैं यहां काम करने आया हूं, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। समीर वहां से पैर पटकता हुआ अपनी क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम ना करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। समीर ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। समीर उठा, उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था सिवाय दूर चलती हुई एक अकेली मशाल की, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी मां बहुत बीमार है। समीर हड़बड़ाकर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ही उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। समीर बिस्तर पर बैठा हुआ था, तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। समीर ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी ना बची हो। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सरकारी क्वार्टर है? साहब माफ करना, मेरा नाम सोमेश है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं, आपके पास दवाइयां होंगी, कृपया मेरे साथ चलिए। समीर को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे रामू काका की बातें याद आई, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो सोमेश, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो यहाँ बिजली का काम देखने आया हूं, पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेके आता हूं। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहां वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस आप जल्दी चलिए साहब, वक्त बहुत कम है। समीर अंदर जाके कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल दी और सोमेश के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। सोमेश आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, सोमेश के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। समीर को अपनी
भारी चंबल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर सोमेश जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने सब स्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सोमेश, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहां रहते नहीं हैं, हम वहां बंधे हुए हैं। बरसों से उस कोई ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक समीर को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई थी। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार, आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। सुमेश, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं, देखिए वो रहा मेरा घर। समीर ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। समीर जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब, अंदर चलिए, मां अंदर इंतजार कर रही हैं। और याद रखिएगा, अंदर जो भी दिखें घबराइएगा मत। वो बस हमारी मजबूरी है। समीर का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर समीर की हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि समीर को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। सोमेश, सोमेश, कहां हो तुम? यहां इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी मां, क्या ये सो रही है? कमरे में कोई जवाब नहीं। सोमेश, जो अभी तक समीर के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें धसी हुई थीं और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोली और सीधे समीर की ओर देखा। आ गई बेटा, सोमेश कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगी? समीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी माँ जी, सोमेश ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, उसे बुलाइए, मैं दवाइयां लाया हूं। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा, अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो बाहर उस खंबे को, वो खंबा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंबा जो सोमेश के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर सोमेश की परछाई दिखाई दी, पर सोमेश वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहां क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंबा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहां तड़पता रहा। मेरी मां मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। समीर ने देखा कि बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी थी। तो तुम लोग मर चुके हो? सोमेश, मुझे जाने दो, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंबा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी मां को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंबे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। समीर समझ गया कि सोमेश उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहां लाया है। वो बूढ़ी औरत अब समीर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप समीर के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा।
क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक समीर को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही समीर ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि सोमेश और उसकी मां उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। समीर ने देखा कि सोमेश का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा रहा। समीर की सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। वो कमरे के एक कोने में दुबक गया था। सोमेश का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, समीर की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि समीर के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वो रोना दुख का नहीं बल्कि एक भूख का था। सोमेश, रुक जाओ, तुमने कहा था कि तुम अपनी मां के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? समीर की बात सुनकर सोमेश का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गई। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी झड़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज कड़क रही थी। साहब, यहां कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। अचानक घर का दरवाजा, जो अभी तक पत्थर की तरह जमा हुआ था, खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ खुल गया। बाहर के तूफान ने घर के अंदर की धूल को एक चक्रवात की तरह घुमा दिया। समीर ने मौका देखा और बिना सोचे समझे सोमेश के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा यहां से, दूर गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। समीर बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे सोमेश की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। समीर जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वो वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुआं गहरा और काला था और उसके चारों ओर वही पुरानी बिजली के तार लिपटे हुए थे। समीर रुक गया। कुएं के अंदर जहां पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। समीर, रुको मत, हमारे पास आओ। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं।